नमस्कार बच्चों। पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों ने बात कर ली और दो हम लोगों ने लेक्चर इस पे लिए, जिसमें हमने ये बता दिया कि अर्लियर अटेम्प्ट क्या था और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म थे और भी कई चीज़ें। अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो देखिए, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़नी है। उसमें पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड है एटॉमिक रेडियस। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और सिक्स्थ है नेचर ऑफ ऑक्साइड इन पीटी। पीरियोडिक टेबल में नेचर ऑफ ऑक्साइड, इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये क्या होता है कि अक्सर आपको मिलेगा कि ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये अक्सर बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आंसर देने में काम आता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पहले पढ़ लेना चाहिए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्टार्ट किया जाए। इसको भी मिटा देते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको जेड इफेक्टिव या जेड स्टार से डिनोट करते हैं। या तो जेड इफेक्टिव बता देते हैं या तो जेड स्टार बता देते हैं। क्या होता है जेड इफेक्टिव? किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में कह सकते हैं हम, किसी भी एटम में कोई भी गिवन इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जितने प्रोटॉन के फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब आपको लगेगा कि जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन से अट्रैक्ट करेगा। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन एटम में पड़े हुए हैं वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स लगने लगता है, एक रिपल्सन और एक अट्रैक्शन। एक रिपल्सन और एक अट्रैक्शन। तो रिपल्सन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्स और अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोर्स।
तो अब इसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो रिजल्टेंट होता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आइए थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है मैग्नीशियम का, ठीक है। ठीक, अब यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन बना दिए। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन बना दिया इधर, 12 इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन में आपको हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते समय ये देखना होता है कि आप किस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन आपकी ऑब्जर्वेशन में है, मतलब आपने उसको आइडियल मान लिया कि हम इस पे बात करेंगे। तो इसे मान लीजिए कि आप इस इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट होगा ऐसे अंदर की साइड अट्रैक्ट होगा, ठीक है। 12F से मान लीजिए कि एक प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। तो अगर अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन 1F मान ले, तो 12 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, 12F हो जाएगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेंगे। बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ऐसे। रिपेल कर रहे हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं भाई, एक तो ऑब्जर्वेशन में आ गया, तो रिमेनिंग बचे 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे तो 11F फोर्स हो गया। तो अगर हम इस डायरेक्शन में 11F लगा दें तो इधर पीछे कितना बचेगा, 1F बचेगा। तो इस हिसाब से तो फिर कोई भी एटम लोगे तो हमेशा 1F बचेगा। एल्युमिनियम भी ले लोगे तो 13 इधर अट्रैक्ट करेगा, 12 उधर रिपेल करेगा, 1F हो जाएगा, है ना। कोई भी ले लोगे, यूरेनियम ले लोगे 92, क्या भैया 92 इधर अट्रैक्ट करेगा, 91 उधर रिपेल करेगा, तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको देखिए ध्यान से। तो ये ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि ये अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स है भाई, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है। तो जब इन सब का वेक्टर सम निकालेंगे, इस डायरेक्शन में जब आप वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे तो 11F तो आएगा नहीं, क्योंकि एंगल है कुछ। तो मान लेते हैं कि इस तरफ 7F आ गया, मान लेते हैं कि इस तरफ कितना आ गया, 7F आ गया।
हमको आइडिया नहीं है कितना आ रहा है, बस हमने ऐसे मान लिया कि 7F इधर रिजल्टेंट आ गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो रिजल्टेंट था इस डायरेक्शन में 7F आ गया। तो अब जो नेट रिजल्टेंट इधर बचा वो क्या बचा, 5F। और ये जो 5F है यही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम के अंदर, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 5 प्रोटॉन का फोर्स खींच रहा है, 5 प्रोटॉन का फोर्स खींच रहा है, 5 प्रोटॉन का फोर्स खींच रहा है। जबकि खींचना कितना चाहिए था, 12 प्रोटॉन का, लेकिन खींच कितने से रहा है, 5 प्रोटॉन से। तो इसका मतलब है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो रिजल्टेंट होगा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का रिजल्टेंट होगा, और उसी को बोलेंगे हम क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो रहा है? ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखिएगा एक्चुअल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस through which an electron attracted towards the nucleus, an electron attracted towards the nucleus is known as effective nuclear charge। अब वो इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है, मोस्टली आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है लेकिन मोस्टली आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो अब अगर हम बोले कि जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या है, तो वो है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। और ये क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, या इसको स्लैटर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में स्लैटर ने बताया था, इसलिए इसका नाम स्लैटर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा और आपको समझाते हैं, मैग्नीशियम वाला ही पूरा खेल आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई आप लोगों ने एक मूवी देखी है, खोसला का घोंसला। नहीं देखिए तो कभी देखिएगा, अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ देखने लायक मूवी है। तो अनुपम खेर ने एक प्लॉट खरीदा होता है, उस प्लॉट पे कोई और कब्जा कर लेता है। तो अनुपम खेर उस प्लॉट पे कब्जा हटवाने के लिए उनके जो बच्चे रहते हैं अनुपम खेर के, ये लोग कई हथकंडे अपनाते हैं और इसी में पूरी फिल्म चलती है। तो आइए हम अनुपम खेर के एक प्लॉट पे कब्जे की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका अपना कोई प्लॉट है जिस पर आपने 12 मजदूर भेजे काम करने के लिए।
क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है इसलिए मैंने 12 बता दी। 12 लेबर आपने भेजे काम करने के लिए। अब उस 12 लेबर में से जब वह वहाँ पहुँचे, ये 12 लेबर उस प्लॉट पे, तो देखे कि 7 लोग वहाँ पर पहले से कब्जा जमा कर बैठे हुए। तो आपके 12 जो मजदूर थे उसमें से 7 लेबर जो थे वो उन 7 को भगाने में लग गए, उन 7 को भगाने में लग गए। अब बचे 5 लोगों ने अपना काम चालू किया, जो प्लॉट पे आपने काम भेजा था उस पे काम चालू किया। आप गए, देखे, दिन भर का काम हुआ, आप देखे, आपने देखा कि काम हुआ है, लेकिन यार काम तो कम हुआ है। 12 मजदूर भेजे थे और काम तो ऐसा लग रहा है कि कम मजदूरों ने किया है। तो आपने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही प्लॉट पे कब्जा किए हुए थे, उनको भगाने के लिए हमारे 7 मजदूर लग गए और 5 ने काम किया। कि ठीक है, तो क्या वो 7 बेकार हैं? तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो 7 ना होते तो ये 5 काम ना कर पाते। तो इसका मतलब उन 7 का भी अपना योगदान तो है, मतलब पेमेंट तो पूरे 12 की मिलेगी, क्योंकि वो 7 ना होते तो ये 5 भी काम ना कर पाते। पर मालिक को क्या दिखा कि जो इफेक्टिव काम आया वो कितना आया, मतलब जो कितना काम दिखा, तो काम दिखा केवल 5 का। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो आपको काम दिखा, लेकिन वो 7 जो है वो बेकार नहीं है। वो 7 ये है, वो 7 ये है, वो 7 ये सिग्मा है, वो 7 वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट है, स्लैटर कांस्टेंट है, जो वो 7 शील्डिंग कांस्टेंट, स्लैटर कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कम करने में कैंसिल हो गए। उन मजदूरों को भगाने में वो अपना काम नहीं कर पाए। जैसे प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, उस झगड़े को सुलझाने के लिए कुछ प्रोटॉन वहाँ पर उस रिपल्सन को अट्रैक्शन से बैलेंस करने में लग गए, और अगर मान लो ये प्रोटॉन ना होते तो कोई और प्रोटॉन बैलेंस करता, तो प्रोटॉन की इफेक्टिव नहीं। अब मान लीजिए 5 ही मजदूर भेजता, वो कहता 5 ही का तो काम था तो 5 ही को भेजो, तो 5 भेजो तो वो काम कर पाते क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ 7 लोग बैठे हुए थे, काम ही ना होता। तो यही बात है। तो ये जो सिग्मा है, इसकी डेफिनीशन क्या है कि भैया इसकी डेफिनीशन क्या बोली जाए? तो इसमें लिखेगा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लिखेगा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर यूज्ड टू ओवरकम, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर यूज्ड टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है। अच्छा, तो जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव है एक्चुअल, एक बार फिर से जेड इफेक्टिव लिख सकते हैं आप, लिख दीजिएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर यूज्ड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे थे इसलिए आउटर मोस्ट सेल बोल दी। विच आर यूज्ड टू अट्रैक्ट द गिवन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। भाई हो सकता है कि आप ऑब्जर्वेशन में कोई और इलेक्ट्रॉन लिए हो तो गिवन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ये कैलकुलेट कर ले, जैसे कि हमने अंदाज़ा लगाया था कि भाई 12 इधर थे, वो तो फिक्स था, लेकिन हमने अंदाज़ा लगाया था कि जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है उधर इलेक्ट्रॉन का वो 7 आ रहा है, ये तो हमने अंदाज़ा लगाया था, कोई वेक्टर सम तो निकाला नहीं था। लेकिन अगर आपको ये जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वो कैलकुलेट करना आ जाए तो आप एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज निकालना जान जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना आ जाए तो आप एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज निकालना जान जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से पहले एक पॉइंट लिखना जरूरी है जिसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आप जैसे हम ये गोला ना बनाएं, ये गोला ना बनाएं और बोल दे कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन कोई भी, ठीक है, यहाँ पर है आउटर मोस्ट शेल में, और इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अंदर के इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं। जब अंदर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आपने कभी पंखा घूमते हुए देखा होगा, ध्यान से देखिएगा पंखे को घूमते हुए। अभी आपके घर में घूम रहा है पंखा, उसको ध्यान से देखिए। तो अगर आप पंखे को ध्यान से देखेंगे तो आपको तीनों ब्लेड नहीं दिख रही होगी, एक तस्तरी की तरह दिख रहा होगा, एक डिस्क की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ब्लेड नहीं दिख रही होगी। तो वो अब क्या है कि अगर आप उस पंखे पर कोई मार्कर या पेन मार के देखिएगा, आपके कमरे में ही उस पे पेन मार के देखिए, चलते हुए पंखे पे पेन मार के देखेंगे तो क्या होगा कि उसका ब्लेड उस पेन को लड़ते ही फेंक देगा। इसका मतलब है वो कोई चीज़ अंदर नहीं जाने देना चाहता। इसका मतलब है कि वो कोई चीज़ अंदर जाने नहीं देना चाहता। तो यही चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, अब जैसे ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे या अट्रैक्शन इसका कम कर दे रहे हैं। बाहर एक ऐसा वॉचमैन लगा दे रहे हैं, ऐसा सिक्योरिटी लगा दे रहे हैं जिससे कि बाहर आउटर मोस्ट सेल का या बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की ओर अट्रैक्ट तो होगा, क्योंकि प्रोटॉन है, अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन उतना अट्रैक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब कितना होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, कितना कम हो गया वो सिग्मा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है पूरा, अंदर के इलेक्ट्रॉन का बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट न होने देना, ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो आपने हेडिंग डाली है, इसके बारे में एक लाइन लिखिएगा।
रिपल्सन और शील्डिंग, रिपल्सन और शील्डिंग क्रिएटेड बाई, repulsion or shielding created by inner electrons, shielding created by inner electrons, भाई ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों तो ये सब क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स on outer electron, on outer electron is known as screening इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे देख ली, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपके पास ध्यान से समझिएगा, देखिए अब ये मैं क्या बना रहा हूँ आपको समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि पहला बनाया था तब नहीं समझ में आया था, दूसरा बनाया था तब नहीं समझ में आया था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जैसे ये है s ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, ये है d ऑर्बिटल और ये है f ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को इसके पार, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है और अंदर न्यूक्लियस है, और इसको इसके उस तरफ से न्यूक्लियस को खींचना हो तो ये पूरी दीवार रोकेगी। इधर से खींचना हो तो इधर से और इधर से अट्रैक्ट थोड़ा हो सकता है, इधर 4 तरफ से अट्रैक्ट ऐसे थोड़ा हो सकता है, इधर 6 तरफ से अट्रैक्ट हो सकता है, मतलब अट्रैक्ट इधर से ज़्यादा हो सकता है और शील्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जो रिपल्सन होगा इसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो शील्डिंग होता है फॉर सेम सेल, एक ही सेल की बात कर रहे हैं, अलग अलग सेल की नहीं, फॉर सेम सेल, फॉर सेम सेल इलेक्ट्रॉन, फॉर सेम सेल ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट वो होगा S
P D F. S orbital is spherically symmetrical. Hence, it create maximum screening effect. ये लिखा हुआ है आप के नोट्स में, आपको जो नोट्स दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है maximum screening effect. And F orbital is very much diffused. कई लोब में बटा हुआ है, ठीक है. So its screening is very poor. तो ये हमारा जो स्क्रीनिंग का ऑर्डर है वो SPDF है, ये ध्यान रखेंगे. SPDF है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है. अब देखिए, बात करें अगर जेड इफेक्टिव के कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन से पहले आप ये जान लीजिए कि अलोंग पीरियोडिक टेबल, अलोंग पीरियड, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, बीच में डी ब्लॉक भी आएगा रास्ते में, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, बीच में डी ब्लॉक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, on moving left to right in periodic table, Z effective increases. कैसे इंक्रीज कर रहा है अभी तो हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा. इंक्रीजेस ऑन moving down the group, on moving down the group, Z effective remain same नॉर्मली रिमेन सेम होता है. लेकिन अगर जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाए या कोई और बात हो जाए और साइज घट जाए तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और साइज बढ़ जाए तो जेड इफेक्टिव घट जाता है. तो ये जैसे आप रिमेन सेम का मामला मानेंगे, जैसे सेम होता है, या डिक्रीज, अगर सेम नहीं है तो डिक्रीज ऑप्शन है. लेकिन डिक्रीज, केवल डिक्रीज बोलना ठीक नहीं है, इंक्रीज भी कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है. तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं इसको, तब समझ में आएगा. कैलकुलेट करते हैं इसको तो समझ में आएगा. तो कैलकुलेशन किसका किया जाए, जैसे आपको जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन करना है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा. तो आप जानते हैं कि आप जेड जानते हैं कि किसी भी एटम के बारे में बोलेगा तो उसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं. अगर आप सिग्मा कैलकुलेट कर ले, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर ले, तो कितना माइनस करना ये पता चल जाएगा, तो जेड इफेक्टिव भी पता चल जाएगा. तो हमारा जो मेन टारगेट है वो कौन है, सिग्मा. तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S और P सबसेल. S और P सबसेल के इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले करेंगे, फिर D और F के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है. तो इसमें जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost cell
इक्वल टू 0.35। सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल क्या होता है 0.35। सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल के जस्ट अंदर वाला, मतलब सेकंड लास्ट सेल बोल सकते हैं आप उसको। सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल 0.85 होता है। सिग्मा फॉर रिमेनिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर के, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, मतलब ये कैलकुलेशन के लिए पॉइंट है। अब इस पॉइंट का उपयोग कैसे किया जाए, यूज कैसे किया जाए, इसका कैसे किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाए, आइए देखते हैं। मिटाएं इसको, मिटाएं, या आप लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए आपको इन पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आपके कॉपी में ये लिखा होना चाहिए। ठीक, चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि भाई एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ Cl। क्लोरीन का जेड इफेक्टिव आपको निकालना। तो क्लोरीन की आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो अब अगर इसको हम ऐसे माने तो ये हो जाएगा 2 8 7 2 8 7। भाई देखो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 2। ये देखो, ये जहाँ जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिखा है वो सेकंड सेल है, जहाँ जहाँ 3 लिखा है वो क्या है? थर्ड सेल है। तो ये थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 8 7 हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 8 7 है, इसका अब हमको वो निकालना है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव तो हम जानते हैं कि ये 17 है, जेड की वैल्यू क्या है? 17 माइनस सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल कितना है? 0.35। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। लेकिन उन 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है जिस पर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक कर रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन पे तो चेक कर रहे हैं। तो जिस पे आप चेक कर रहे होंगे वो खुद पे कैसे रिपल्सन लगाएगा? हमको तो केवल उन इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा निकालना है जो इलेक्ट्रॉन हमारे गिवन इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा होगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में है तो 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो उसको रिपल कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ Cl। अभी तो कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर बताया नहीं गया, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हमारी ऑब्जर्वेशन में है जिस पर हम रिपल्सन चेक कर रहे हैं। तो बचा कितना? 6।
जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो उस एक इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो वो इसीलिए यहाँ पर 0.35 इंटू 6 लिया है, 7 नहीं लिया, क्योंकि एक हमारी ऑब्जर्वेशन में, और हमेशा एक ही ऑब्जर्वेशन में होगा। ये नहीं कि हर सेल में एक ऑब्जर्वेशन में ले लो, हर सेल में नहीं, आउटर मोस्ट सेल का ही एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वेशन में होगा। अब यहाँ पर क्या है 0.85 इंटू 8, पेनल्टीमेट सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए 1 था, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 बचा, 2 के लिए क्या 1 है। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें 17 माइनस, तो 0.35 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 2.1, है ना। हाँ ठीक है, सही है। ये कितना हो जाएगा 6.8, ये कितना हो जाएगा 2, तो 268 प्लस 2 10, तो हो जाएगा 17 माइनस 10.9, यही तो है 17 माइनस 10.9, तो 10 माइनस करते तो 7 आ जाता, ये आ जाएगा 6.1। अब देखिए 6.1 जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। 6.1 प्रोटॉन के फोर्स से आउटर मोस्ट सेल के उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, जबकि प्रोटॉन कितने थे 17 थे, पर 17 नहीं, लगभग 11 प्रोटॉन के फोर्स को 16 इलेक्ट्रॉन ने कैंसिल कर दिया, इसीलिए 6 के आसपास आपका प्रोटॉन आ गया। ठीक है, सिक्स 6.10 इसमें भी लिखा हुआ। चलो यही एग्जाम्पल यहाँ भी लिया गया था। चलिए कोई और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल में सेलेनियम ले लेते हैं। सेलेनियम 34, एटॉमिक नंबर कितना है 34, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4, ये हो गया। ठीक है, 4p4 हो गया। अब हमारे पास देखिए कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझिएगा। ये फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड सेल है 8 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये थर्ड सेल है 18 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये कितना है, ये और ये क्या है, मैंने अलग अलग थोड़ा सा मार्क करके दिखाया है। तो ये क्या हो गया, फोर्थ सेल हो गया, और फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव 34, एटॉमिक नंबर तो 34 है, जेड 34। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो लेंगे कितना 5 इंटू 0.35, पेनल्टीमेट सेल में कितना 18 है, तो 18 इंटू 0.85, ये दोनों हो गए। अब रिमेनिंग कितना बचा 10 बचा। अब अंदर जितना भी होगा सब रिमेनिंग हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो ये करेंगे हम 10 इंटू कितना 1। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो
या कर दो, आप तो बोलेंगे नहीं, निकाल देता हूँ। चलो 34 माइनस 1.75, ये आ गया। अब हमारा 15.30 प्लस 10.00 प्लस 1.75, तो 501672 27.05, तो ये हो गया 34 माइनस 27.05। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए हमारा। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 34 27, तो कितना आना चाहिए? क्या हमने कैलकुलेट सही किया? हमने कैलकुलेट से किया, ये 15.30 सही है, 15 16 10 ये ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है। 34 माइनस 27, तो 34 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.95 आया। तो आपने देखा कि क्या हुआ, अगर आप अभी सल्फर का निकालें, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्लोरीन का निकाला था आपने 6.01, ठीक है, क्लोरीन का आपने क्या निकाला था? 6.01। सल्फर का निकालिए, तो सल्फर का यहां पर क्या हो जाएगा? ये 286 हो जाएगा, ठीक है, 286 हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे? ये सिलेनियम का है, इसको रहने देते हैं ऐसे। सिलेनियम के लिए कितना आया है? 6.95। क्लोरीन के लिए कितना आया है? 6.110, ठीक है। क्लोरीन के लिए 6.10, सिलेनियम के लिए आ गया है। अब सल्फर के लिए भी निकाल लेते हैं। देखिए आइए, सल्फर के लिए क्या आ रहा है? तो सल्फर के लिए आ रहा है 16 माइनस 5 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, यही है जेड इफेक्टिव। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है? 16 माइनस ये 1.75, ठीक है, प्लस 6.6 प्लस 2, तो हमारा ये आ गया 1.75, 6.60, 2.00, 5, 13, 4, 6, 10, 10.35, तो 16 माइनस 10.35 ये आ जाएगा 5.65। तो अगर आप देखें कि पीरियोडिक टेबल में सल्फर के बाद क्या आता है?
क्लोरीन आता है, और सल्फर के नीचे क्या आता है, सेलेनियम आता है। तो मैंने ये बोला कि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है डाउन द ग्रुप आने पर वो क्या होता है, लगभग सेम होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मैंने बोला था कि जनरली सेम होता है, डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है। तो वो यहाँ पे इंक्रीज कर गया, और यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पर तो हमेशा इंक्रीज करेगा ही। तो देखिए आपने क्या है कि 5.65 से 6.10 हुआ, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेकर आपको बताएं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा समझे रहेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखिए सोडियम 281, सोडियम क्या हो गया, 281। तो यहाँ पर अब हमारा जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या हो गया, 11 माइनस 0 × 0.35। 0 क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हमारी ऑब्जर्वेशन में आ गया तो बाहर कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए हम 0.35 × 0 कर देंगे। पेनल्टीमेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 × 0.85, और रिमेनिंग कितना है, 2 × 1, तो ये कितना आ गया, 11 माइनस, ये मल्टीप्लाई करिए, 6.60 नहीं 6.8, अच्छा यहाँ पर भी 8 था, ये यहाँ पर भी 8 था, और ये जो है ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा। वो जो हमारा 6.5 आ रहा था 65, वो 5.45 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन गड़बड़ था। 8 5 जा कितना हो गया, 40 कैरी कितना आया, 4 8 जा कितना, 64 प्लस 4 68। ठीक है, और प्लस कितना 2, तो होगा कितना 11 माइनस 8.8, 11 माइनस 8.8 मतलब 11 में से अगर आप 9 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 2, तो हो गया 2.2। ठीक है, ये किसका आया, सोडियम का आया। ध्यान समझिएगा, ये किसका आया, सोडियम का आया। ये किसका है, सोडियम का है। पोटेशियम का देखिए 2881। ठीक है, जेड इफेक्टिव 19 माइनस 0 × 0.35 प्लस 8 × 0.85 प्लस 10 × 1, 10 × कितना 1, मतलब ये हो गया 19 माइनस ये कितना हो गया, ये वही आ गया 6.8, और ये कितना हो गया 10, तो हो गया 19 माइनस 16.8 कितना आ गया 2.2। तो देखिए ये 2.2 आया, ये भी 2.2 आया, तो अब क्या आ गया, रिमेन सेम आ गया। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर कहीं क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है, कहीं इंक्रीज कर जाए, कहीं डिक्रीज कर जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। अगर जनरल बात कर रहा है तो रिमेन सेम बोल देना है, और अगर किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहा है तो निकालना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, एस और पी सबसेल की। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब बात करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बात करते हैं। तो फाइंड जेड इफेक्टिव
फॉर क्रोमियम। अब क्रोमियम है तो आपको जब तक कुछ बोले ना तब तक आप S और P इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि हमेशा ही आउटर मोस्ट सेल में S और P इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, कभी D या F नहीं होता। D और F तभी हो सकते हैं जब वो आयन हो, और या तो फिर पर्टिकुलरली आपको D और F इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4s1 3d5, ये 24 का क्रोमियम का। आप जानते हैं एक्सेप्शनल केस होता है, S का इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन मेथड, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हों या मैंने पढ़ाया हो आपको। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पर Z इफेक्टिव 24 माइनस, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर कितना कितना है, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में। देखिए फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में आपका ये है, और फोर्थ में आपका ये है। मैं थर्ड में जहाँ 3 3 लिखा है वो थर्ड सेल है। ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो अब फर्स्ट सेल में है तो 1 इंटू 0 इंटू 0.35, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो ऑब्जर्वेशन में आ गया तो कुछ बचा नहीं। 2 होता तो 1 ले लेते, लेकिन 1 है तो कुछ नहीं लेंगे। अब 13 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1, रिमेनिंग तो क्या हो गया, 10 हो गया ना, रिमेनिंग 10 हो गया, 10 इंटू 1, ये तो 0 हो गया। 0.85 इंटू 13, है ना, पॉइंट 11.05 11.05। ठीक है, तो अब हमारा जो ठीक है, ये कैलकुलेशन सही दिख रहा है हमको। ठीक है, ये भी सही। 11.05 प्लस कितना 10, तो कितना हो गया 21.05। मुझे यार ठीक है, चलो अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, कितना हो गया 3.95 ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन करेक्ट रखिएगा, क्योंकि मैं खुद ही कैलकुलेशन गड़बड़ कर देता हूँ। अब बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है, बात करें डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे दूसरा ले लीजिए, सिग्मा फॉर या कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी और
सब सेल, ठीक है, डी और एफ सब सेल। तो डी और एफ सब सेल, डी और एफ सब सेल में, डी और एफ सब सेल में मैं देख रहा हूँ कि वीडियो 1 घंटे का हो गया है, तो हम लोग इसको अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि बड़ा लेक्चर बनाना मैं चाहता हूँ कि आप 1-1 घंटे का लेक्चर देखें। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसी को मैं समझाऊंगा तो अभी 3-4 क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा तो आधा घंटा इसमें भी लग जाएगा, तो 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। तो चलिए फिर, तब तक के लिए नमस्कार।